नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेशन फर्स्ट पे। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल के बारे में। आज इसलिए बात करना चाह रहे हैं बिकॉज़ कुछ दिन पहले चाइना की साइड से कुछ एक बयान आया था फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सो आज उसके बारे में स्टार्टिंग टू एंड यूएनएससी क्या होता है, कैसे रिफ़ॉर्म करता है, कैसे वर्क करता है, उसका क्या काम होता है, ये सारी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्या इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है या बहुत जल्दी उसको परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाली है? इस सारी चीज़ों के बारे में आज जानने वाले हैं। सो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज यूएनएससी के बारे में। सो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि बनी थी 1945 में आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो व्हाट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? द यूनाइटेड नेशन चार्टर स्टैब्लिश 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ ए यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। ये 6 में 6 ऑर्गन में ये एक मेन ऑर्गन है, एक ऑर्गन है जिसका नाम सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, शांति और सिक्योरिटी को रखना मेन इसका वो रहता है एजेंडा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें परमानेंट मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। इसके आगे लिख नहीं सकता, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आज की डेट में पाकिस्तान एज अ नॉन परमानेंट मेंबर है एशिया के साइड से। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आज बात करते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कैसे बनते हैं। जो कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनकी सीट तो परमानेंटली ही रहती है, उनको कोई वापस से री इलेक्ट नहीं होना पड़ता, वो हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जैसे कि ये अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ के हैं। जो ग्रीन कलर का है वो अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री है, जिसमें से जो चाइना है, ये जो चाइना है वो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ जो यूएसए एक दिस पार्ट, और ये छोटा सा ये जो है ना एक ये पार्ट एक अलग पार्ट है, एडिंग पार्ट। एंड देन ईस्टर्न यूरोप जो कि रशिया का जो पार्ट है, सिर्फ इतना ही, ये ईस्टर्न यूरोप है। एंड लैटिन अमेरिकन, ये जो मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका ना वो अलग है, इंक्लूडिंग दिस एंड दिस, ये दोनों साथ में। सो परमानेंट मेंबर जो चाइना है, चाइना हो जाता है अफ्रीकन एंड एशिया के साइड से। और फिर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान भी यहीं आता है, सऊदी अरेबिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ है, इसराइल एंड ये अफगानिस्तान, इसराइल, फिर ये पूरा अफ्रीकन कंट्रीज़। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा है, जैसे सिंगापुर भी आ गया, जितने भी इंडो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया, ये जितने भी है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है एज अ पॉपुलेशन वाइज, एज अ जीडीपी वाइज, तो अच्छा कंट्रीब्यूट करता है ये एरिया। बट वहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप सिर्फ एक ही को दी है। बट वेस्टर्न यूरोप में कंट्रीज़ जितनी हैं उनमें से 3 को परमानेंट मेंबरशिप की अध्यक्षता दी हुई है। हेडिंग आज के डेट में नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हुआ है। हेडिंग नॉन परमानेंट मेंबर है, जो कि 2 साल के लिए ही सिर्फ इलेक्ट किया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स को। बट आज के डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बहुत चीज़ों के बारे में पार्लियामेंट में भी ऐसा कहा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुई थी चाइना के रिप्लेसमेंट में, बट पंडित नेहरू जी ने नहीं लिया परमानेंट मेंबरशिप। बट क्यों नहीं लिया, आज सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। Some experts claim that the India was offered the UN permanent membership when Taiwan was going to replace it. Getting my point? Did Nehru ji say no to UN Security Council? इसका आंसर ये पूरा नहीं है, बिकॉज 27 सितंबर 1955 को पार्लियामेंट में नेहरू जी ने मना कर दिया था कि हमें कोई ऐसी ऑफर नहीं है, डिनाई कर दिया गया था इस क्लेम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे किसने स्टेटेड PM Nehru's statement is replied to question in the Lok Sabha on 27 September 1955 by GN Parikh on whether the India had refused a seat of an informal offer to her in the UN Security Council. There has been no offer, formal or informal, of this kind. Meanwhile, यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने तो सीधा मना ही कर दिया गया था कि हमें कोई ऐसी ऑफर नहीं आई थी, बट एक क्लॉज है उसके बीच में। क्लॉज कंट्रोवर्सी कहाँ क्रिएट होती है कि जब 2 अगस्त 1955 को नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर क्लियरली मैंशन देयर वॉज ए इंडीड ऑफ ए इनफॉर्मल ऑफर फॉर ए यूएस फॉर ए यूएनएससी सीट। क्या हुआ था कि इनफॉर्मल ऐसा ऑफर किया गया था जहाँ से चीफ मिनिस्टर्स लोग के ऐसा उन्होंने ऐसा बताया गया कि नेहरू जी की यूएस की तरफ से एक ऑफर आई है परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी के साइड से। बट क्या होता है, नेहरू जी डिनाई कर देते हैं इस चीज़ को, बिकॉज इट वुड बी ए अनफेयर टू ग्रेट कंट्री लाइक चाइना। वो ऐसा बोल देते हैं कि ये हम चाइना के लिए बहुत ही अनफेयर होगा ये चीज़। बट यू नो वेरी वेल आज के डेट में क्या हो रहा है। बट इस चीज़ का मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपको ये वाली बात कैसे प्रूवन होगी, बिकॉज नेहरू जी की एक बुक है जो कि जवाहरलाल नेहरू लेटर टू चीफ मिनिस्टर, मतलब उसमें है, उसमें ऐसा कुछ लिखा है, जैसे कि ये उस बुक में मैं ये 237 पेज नंबर पे ये लिखा है, तो पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ चाइना बट रदर द एक्सक्लूजन्स ऑफ एक इनफॉर्मल सजेशन हैज़ बीन मेड बाय यूएन यूनाइटेड स्टेट्स दैट चाइना हैज़ बीन टेकन इनटू ए यूनाइटेड नेशन बट नॉट इन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड दैट इंडिया शुड take her place in the Security Council. We be course accept this as it mean falling out of with the China, and it could be very unfair for a great country like a China.
China not being a security council, we have therefore made it clear to those who suggested this that we couldn't agree this suggestion. We have even gone a little further and said that India is not anxious to enter a security council at this stage. Even through a great country, she ought to be there. The first step to taken for this China is to take rightful place, and then क्वेश्चन ऑफ इंडिया माइट बी ए कंसिडर्ड ऑफ सेपरेटली. मतलब उन्होंने सारी चीज़ें कंक्लूड की, बट ऐसा नहीं है कि परमानेंट मेंबरशिप जो आई थी वो सबके साइड से आई थी. सिर्फ ये यूएस के साइड से ही बस आई थी. फ्रांस भी नहीं दिया था मेंबरशिप बोलने के लिए, और यूके ने भी नहीं बोला था. फ्रांस भी नहीं बोला था, यूके ने भी नहीं बोला था, रशिया ने भी नहीं बोला. कब तक? एट द पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है. बट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रॉपरली पूरा क्लेम को लोकसभा में स्पीच में पूरा रिजेक्ट कर दिया कि हमें आज तक ऐसी कोई ऑफर डायरेक्टली नहीं आई है. डायरेक्टली कब आएगी? जब यूएनएससी से जब तक डायरेक्ट नहीं आएगी तब तक, ऐसा उनका कहना था, जब तक डायरेक्टली वहाँ से नहीं आएगी तब तक हम इस चीज़ को नहीं करेंगे. बट आज के डेट में यू नो वेरी वेल क्या हो रहा है. पंडित पीएम नेहरू बिलीव दैट ही इज़ अलाई चाइना बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड इट्स इमर्जिंग रोल इन एशिया डिजर्व द सेम. गेटिंग माय पॉइंट. जो उनका चाइना का जो रोल था, इमर्ज हो रहा था एशिया में, वो ऐसा कर रहे थे बिकॉज ऑफ जो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर लगती है, काइंड ऑफ लगती थी. बिकॉज तब तक कि ना चाइना ने 1950 से 1951 में तिब्बत को कैप्चर कर लिया था. और जो डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगती थी चाइना की थोड़ी बहुत बॉर्डर जो अपर जो लद्दाख एरिया ना वहीं लगती थी, बट डायरेक्टली इतनी लंबी बॉर्डर नहीं लगती थी. बट जैसे ही तिब्बत कैप्चर हुआ तो चाइना डायरेक्ट नेबर हो गया था इंडिया का. दैट्स वाई एज अ गुड गेस्चर ऑफ ए नेबर्स, आई थिंक तभी जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा एक बोल्ड स्टेप उठाया होगा. आई डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट या ऐसा हो सकता है. बिकॉज यूएस क्यों रिमूव करना चाह रहा था? बिकॉज ऑफ दिस. देखिए, जब कम्युनिस्ट वॉन हो जाते हैं, एज अ सिविल वॉर जहाँ चाइना में होती है, कम्युनिस्ट वॉन हो जाते हैं, एंड देन माओ क्रिएट ए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. ठीक है, वो वहाँ से, तो इस चक्कर में क्या यूएस को थोड़ा बहुत ज़्यादा एक हार्श स्टेप उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ ऐसा. बिकॉज तब क्या हुआ था कि रिसेंट में ही 4 to 5 ईयर्स ही हुए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होते हुए, और उतने के बीच में ही ये स्टेप हो गया. दैट्स वाई वॉर एस्केलेट ना हो, दैट्स वाई यूएस को ये स्टेप उठानी पड़ती. बट रशिया आके इंटरवीन किया था इस वॉर पे, इस काउंसिल पे आके, कि ऐसा ना किया जाए. एंड इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया था कि हमें परमानेंट मेंबरशिप के बारे में इंडिया ने भी मना ही कर चुका था. एज अ उनकी जो बुक है उसमें जिस वे पे लिखा गया उसके ऐसा लिखे हैं वाइस. गेटिंग माय पॉइंट. आगे देखते हैं. बट वापस से चीज़ें कब स्टार्ट हुई? जब बराक ओबामा जब वापस इंडिया आए फर्स्ट विजिट में, तब उन्होंने ये चीज़ें एंडोर्स की कि इंडिया को भी एक, मैं तब वो एक सीन देखना चाहता हूँ कि इंडिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर हो. ये तब बराक ओबामा जी ने ऐसा कहा था. एंड सेम चीज़ को भी जो यूएस के जो प्रीवियस, इसके जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे जो बाइडन ने भी अपने मेंबरशिप में ये कहा था जब आने से पहले कि हम भी थोड़ा पुश करेंगे यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म करने में कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले. फिर देन उसके बाद देखिए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल एग्रेसिवली पुश द बिड ऑफ दिस परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडियन. गेटिंग माय पॉइंट. फिर देन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएन वॉज बॉर्न इन 1945 टू स्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए. गेटिंग माय पॉइंट. बट और जो यूएन था उनमें से इंडिया वॉज अमंग द 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर ऑफ ए यूएन. 51 फाउंडिंग मेंबर में से एक था भारत देश. एंड India's first significant engagement with UNSC happened in 1948 over the Kashmir issue. Pakistan-backed tribal force attacked India. ये जो है ना, आप ये देख पा रहे हो मैप में, तब ये जो केस था जो आज भी हम लड़ रहे हैं पीओके के लिए, वही जो साइड वाला ये जो पार्ट था वो चीज़ को लेके भारत देश यूएनएससी गया था इस रिफॉर्म को लेके. बट एट द एंड क्या हुआ कि देखिए, Jawaharlal Nehru referred the Kashmir issue in the UNSC in 1948, and then UN treated the Kashmir issue as a bilateral dispute instead of one-sided invasion by पाकिस्तान. एक्चुअल में क्या हुआ था, ये उन्होंने ऐसा बोल के टाल दिया गया था. बट क्यों ऐसा हुआ है? इंडिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट. क्यों इंडिया इतना इम्पॉर्टेंट है यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए? बिकॉज economic and military power. Second, last year India bring 8th term as a non-permanent member. Second point. Third point, India has been amongst the large troop contributing the country to a UN peacekeeping missions. Getting my point. जब बहुत हर जगह जब वॉर्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह जब वॉर्स होती हैं तो यूएन पीस कीपिंग जाती है वहाँ पे, और इंडिया का बहुत बड़ा शेयर होता है कि यहाँ से बहुत सारे एज अ मिलिट्री पर्सनल्स ऐसा जाते हैं. और मैं बोला था 160 के अराउंड आज तक वो शहीद हो चुके हैं. अराउंड 160 ऐसा डाटा आया है आज तक यूएन पीस कीपिंग में उनकी, वो शहीद हो चुके हैं. एंड देन सेकेंड, ओवर 2 lakhs Indians has been served in 49 UN peacekeeping missions since 1948 के बाद से. फिर उसके बाद इंडिया ऑल्सो बिकेम दी ओनली टू डिप्लॉय एंड ऑल वुमेन. एक लौती भारत है जो कि वुमेन को भी भेजी है एज अ पीस कीपिंग के लिए. फिर देन से
Next point, India also supported the principle of a sovereignty, territorial and integrity as a rule-based world order and global level. Again, India diaspora has been recognized as one of the most talented, successful, prosperous in the country in the world. India has a nuclear power, also make a natural climate of UNSC permanent membership. ये मेन क्लॉज होना चाहिए बिकॉज न्यूक्लियर पावर भी बन चुका है अब इंडिया, तो बहुत पहले ही बन चुका था. सो मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये इसका मेन पॉइंट होना चाहिए. एंड देन इंडिया हैज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल regimes as such MTCR and Wassenaar Agreement. India has been always seen as a undisputed leader of a third world country. अभी क्या हुआ था, एक साइड हो गया था यूक्रेन एंड अनदर साइड हो गया था रशिया. यूक्रेन को पूरा बैकिंग थी यूएसए की, एंड रशिया को पूरी रशिया एक खुद में एक कंट्री, ठीक है, खुद में एक पार्ट है. ये वन पार्ट हो गया. ये कोल्ड वॉर के टाइम के जो डिस्प्यूट थे ना, ये तब के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, एक साइड यूएस हो गया, एक तरफ रशिया हो गया. यूएस यूरोपियन यूरोपियन नेशन. ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो गया था, मेन क्लॉज कहाँ के अटता था कि या इनको चुनो या इनको चुनो, किसी एक को चुनना पड़ता था. बट अब क्या हो गया, इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गया है कि हम नॉन अलाइनमेंट के पास जा सकते हैं ना. हम इनके साथ है और ना ही हम इनके साथ है. हम एज अ मिड पाथ में है कि हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे, लाइक दैट. During a COVID crisis, India supply a vaccine, medical and food supply of a free to developing and underdeveloped country. फ्री में वैक्सीन सप्लाई की है, फूड मेडिसिन सारी चीज़ें एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सेंड किया. बट still, a long journey of development has been prepared in India, and on the international platform, landmark shifts has been also. अब एक और. But if they want to be effective, then it is also necessary that this is a new grouping should be lead on by a responsible emerging power like India. ठीक है, अब ये एक चार्ट है कि क्या कैसे होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. ये तो परमानेंट मेंबर्स हो गए जिनके लिए ये परमानेंट सीट होती है, और रोटेट होते हैं ये 10 मेंबर्स. ये मैं दूसरे पेन से करके रोटेट होते हैं ये 10 मेंबर्स, उनके एज अ टर्म वाइज बार बार में. ये सारी रिपोर्ट्स है कब कब क्या क्या हुआ उसके बारे में, अप्रूवल कैसे मिले और सारी चीज़ें होगी. नेक्स्ट पॉइंट. और एक और चीज़ है, अब देखिए अपन क्या पढ़े क्या थे अपन 10 ये पढ़े थे ना, एक ये सब साथ में है. इन लोग एक कंट्री है, फिर ये एक कंट्री है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. बट ये चाइना वाइना इंडिया एंड दिस, ये जितने भी अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, ये पूरे एक, और उनमें सिर्फ इतने को ही मिला है बस एक. आई थिंक मैं थोड़ा गड़बड़ बना दिया, मतलब इतना जो ये है जो भी पार्ट है चाइना का, सिर्फ चाइना को परमानेंट मेंबरशिप इतने बड़े रीजन के लिए सिर्फ एक ही जन, ये थोड़ा गड़बड़ बात है. बस मेन क्लॉज वो भी था उसमें से, ऐसा which work on the principle of equality and consensus. The UN may its relevance all through, and the rest of the country will give more importance to this minded global and regional group. जो मैं बताया, इतनी बड़ी कंट्री, इतने बड़े कॉन्टिनेंट के लिए इतनू सा ही एक, बट इतने से रशिया तो यहाँ तक है, तो इतने से कॉन्टिनेंट के लिए यहाँ 1 2 और 3 मेंबरशिप परमानेंट मेंबरशिप, ये अनफेयर चीज़ें हैं, ये मेन अनफेयर चीज़ें हो रही है. एंड देन फिर and as long as this body is supporting a power and interest of this P5, they hardly understand the needs to push the reform. Okay? मेन चीज़ है कि यूएनएससी में रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिकॉज ideally the veto power should be abolished, but the P5 member will never wants to end their powerful weapon which provides them so much powerful. because अगर ये बातें उठती है कि वीटो जो होता है अगर वो हटा दिया जाए, मतलब वीटो जो है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो इससे कोई अपनी डोमिनेंस कम नहीं करना चाहता आज की डेट पे, सब अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं. बिकॉज अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो चलता और किसी के पास वीटो पावर नहीं होती, तो आज तक आई थिंक ऐसा हो सकता है, बिकॉज परफेक्ट हो ही सकता था कि रशिया यूक्रेन की वॉर कब से एंड हो जाती. बट एट द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ वीटो, इसके चक्कर में रशिया हमेशा वीटो लगा देता था, दैट्स वाई वो वॉर रुक नहीं पाई. ऐसा ये शॉर्ट एग्जाम्पल है. एंड जी किसी और रिफॉर्म करके कौन सी कंट्री आनी चाहिए एज अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ परमानेंट मेंबर. सो G4 member had said that if they are giving a permanent membership, then they will compromise without the veto. But according to experts, this reform have no meaningful until this additional permanent membership or give a veto power. मेन क्लॉज ये था कि अगर इनको बिना वीटो के अगर बुला भी देंगे ये चारों मेंबर्स को, बट वो मेन क्लॉज नहीं आ पाएगा, बिकॉज जो G5 मेंबर्स जो है वहाँ पे उनके पास वीटो है, एंड देन G4 मेंबर्स के पास वीटो नहीं रहेगा. इन्हीं को अपन कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं, एक वर्ड आता है कॉफ़ी क्लब, ये इनको बोलते हैं. एंड देन वीटो पावर क्या होती है, तो यूनाइटेड चार्टर पे आर्टिकल 108 एंड 109 में P5 मेंबर्स को एक वीटो पावर दी जाती है, जो कि any P5 member can veto any amendment in the power structure of a United Nations Security Council. जब भी अमेंडमेंट होता है वहाँ पे उनके थोड़ा ऐसा अपोजिट में जाता है अमेंडमेंट, तो वो वीटो कर सकते हैं. सिर्फ वो कंट्रीज़ कौन कौन है, सिर्फ
USA, फ्रांस, UK, रशिया एंड चाइना। सिर्फ ये P5 कंट्रीज ही है जिन्हें ये पावर है वीटो करने की। नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं। बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ए परमानेंट मेंबर, डेमोग्राफिक liberal value, country size and economy. Who will decide the eligibility criteria? United Charter is a silent on the eligibility criteria. आज तक ये नहीं पता चला है कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल में रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। जब तक G5 मेंबर जब तक चीज़ें नहीं करते, अमेंडमेंट नहीं करते, तब तक ये चीज़ नहीं होने वाली है कि उसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया ही नहीं है कि एज अ GDP वाइज करना है, एज अ साइज वाइज, एज अ इकोनॉमिक वाइज, एज अ डेमोक्रेटिक, मतलब किस वाइज से हम उसको एलिजिबल माना जाए एक कंट्री को। दिस इज़ अ G4 कंट्री जिसे कॉफी क्लब बोलते हैं, जर्मनी, इंडिया, जापान एंड ब्राज़ील। को भी चाइना ही मना कर रहा है, मतलब ऐसा ब्लॉक कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। सॉरी फॉर दैट कि पाकिस्तान के एग्जाम्पल, या पाकिस्तान भी अभी नॉन परमानेंट मेंबर है तो वो भी मना कर सकता है अभी। सो यस, बट उसका वोट कोई ज़्यादा वो मायने नहीं रखा जाएगा। बट अभी क्यों इतना UNSC के बारे में इतनी बातें हो रही, बिकॉज चाइना से अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, चाइना से इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया एज फॉर UNSC मेंबरशिप एंड टाइम्स ऑफ इंडिया की भी खबर है, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इंडियाज UNSC मेंबरशिप, चाइना बोल रहा है। ठीक है, दिस इज अ UNSC काउंसिल। बिग डिप्लोमेटिक सिग्नल फॉर चाइना, मीन वी सपोर्ट इंडिया परमानेंट मेंबरशिप। चाइना डिडंट से नॉट से दिस, चाइना ने डायरेक्ट ये नहीं बोला है, उसने ओनली से रिस्पेक्ट करते हैं हम इस चीज़ को, डायरेक्ट वे पे नहीं बोला है। सपोर्ट इज सक्सेसफुल ब्रिक्स समिट इन इंडिया। वो अभी जो ब्रिक्स जो BRICS जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की जो ये समिट होने वाली है इंडिया में 2026 में, वो सक्सेसफुली हो, इसलिए चाइना थोड़ी सी ऐसा कर रहा है। बिकॉज आप जानते हैं कि G7 जो कंट्री है उसको प्रॉपर वे पे एज अ कॉम्पिटिशन वाइज ब्रिक्स ही है उसके। गेटिंग अंडरस्टैंड्स एंड रिस्पेक्ट इंडिया एक्सपिरेशनल फॉर UNSC मेंबरशिप। India bids for a permanent UNSC membership in 2022. 4 out of 5 members support India, but did not support India's bid. China was only hold out. समझ आया, चाइना ने मना कर दिया उस चीज़ को। इन क्लॉज के आप मेन और चीज़ें भी आती है, बिकॉज इंडिया ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ हमें ही उस चीज़ के लिए मतलब परमानेंट मेंबरशिप ले डालो। ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, खुद को ये पांचों कंट्री को भी परमानेंट मेंबरशिप में इंक्लूड करो, एज अ जो प्रॉपर ग्लोबल वर्ल्ड पे प्रॉपर चीज़ें स्टेब्लिश्ड हो जाए एक प्रॉपर वे पे। एंड अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि चाइना थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, बिकॉज जो जैश ए मोहम्मद एंड एनलिस्ट सपोर्ट फॉर ए BLA मूव। UNSC में जैश ए मोहम्मद को भी ऐसा चाइना ने कुछ विदाउट एनी वोटिंग एंड कुछ नहीं किया, सपोर्ट इंडिया को किया कि इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करो करके इस ऑर्गेनाइजेशन को, और BLA बलूच लिबरेशन आर्मी को वो थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिकली एज अ सपोर्ट किया चाइना ने। इसलिए हमें थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा इंडिया चाइना टाइज प्रॉपर वे पे अच्छे से स्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। China dilemma with BRICS and India. BRICS, key platform of a global south. Is India India is BRICS chair in 2024. Stable cooperation inside the BRICS, ये चीज़ होने के लिए supporting a successful BRICS summit in India. China seeks coordination, not confrontations inside BRICS. कोऑर्डिनेट करना चाहता है कन्फ्रंट्रेशन में। गेटिंग माय पॉइंट। एंड सेकंड, रियलिटी चेक, मीन चाइना इज नॉट ए ऑफिशियल एंड्योर्स इंडियाज परमानेंट UNSC सीट्स। चाइना हैज़ ओनली अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्ट इंडियाज एस्पिरेशंस। वो सिर्फ दिस इज अ डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, इट्स नॉट अ फाइनल सपोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट, डिप्लोमेटिक सिग्नल है ये। और मेन क्या हुआ, अभी थोड़ा बहुत टाइज इंडिया के साथ क्यों बिगड़े, मानसरोवर के लिए भी यात्राएं चालू हो गई इंडिया से चाइना में। एंड जो गलवान वैली इंसिडेंस हुआ था वहाँ भी थोड़ा बहुत शांति आई है। एंड देन जो इंडिया से चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी है। दैट्स वाई थोड़ा सा एंगेजमेंट इंडिया और चाइना के बीच में अच्छा एज अ गुड गेस्चर मेंटेन हो पा रहा है फिर से। एंड अभी रिसेंटली ही हम आई थिंक 150 अराउंड 120-130 बिलियन डॉलर जो है अपन ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ। हम बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं, अपना ट्रेड डेफिसिट होता रहता है, बट चाइना से हम बेचते बहुत कम है, उससे खरीदते बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच अभी तक आप इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए। एंड आपको बहुत वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड फिर से मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो पे। थैंक यू।